औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज के लेक्चर के अंदर हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक किस्म की समरी पढ़ रहे हैं। जितने लेक्चर्स हमने पढ़े उसके अंदर काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन 100% नहीं होगी समरी, लेकिन समरी होगी। कितने परसेंटेज होगी इसका फैसला आप कर लेना, 100% नहीं होगी, यानी 50% तो लाजमी होगी। ये सवाल हमने बनाया जी, इसके अंदर ये सवाल है हमारे पास। इसके अंदर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। एक ये एक्सपोनेंशियल का सवाल है, उसको प्लस या माइनस से कंकेटिनेट किया गया है। एक पॉलिनोमियल का सवाल है, ये चाहते तो पॉलिनोमियल बड़ी कर सकते थे, मसलन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x-1, इस तरह भी लिख सकते थे, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट करने के लिए इसको ऐसा लिखा। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंशियल, यानी ये आपके पास एक्सपोनेंशियल हमारे पास हो गया। और विद साइन ए एक्स और कॉज ए एक्स का सवाल हमारे पास है। उसके बाद ये सवाल है सिर्फ कांस्टेंट का, कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हमारे पास होगा। ये है सिर्फ क्वेश्चन कॉज ए एक्स और साइन ए एक्स का, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और जो कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम डिफरेंट जन से हैं, यहाँ पर हम इसके आपके साथ जो है ये करेंगे। एक ये एक्सपोनेंशियल का, ये पॉलिनोमियल का, ये एक्सपोनेंशियल या शिफ्ट थ्योरम का हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। बन सकता है, मैंने बन सकता का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि ये आपके पास क्या कहते हैं और भी मेथड्स हैं जिनसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। मैंने अलबत्ता एक ही ट्रैक रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यानी ई रेस्ट पावर 0x, 8 मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर 0x, और ये कॉज ए एक्स। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। आप चाहते तो इसके अलावा भी क्वेश्चन बना सकते थे। सबसे पहले तो जी हम यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी जो है यहाँ पर लिखते हैं, जो कि है d²+1, वो हमने यहाँ पे लिखी ऑक्सिलरी इक्वेशन। और उसके बाद इसको दूसरी तरफ ले गए तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पर, तो हमारे पास क्या कहते हैं d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ गया। इसके अंदर इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा, तो यहाँ पे ई रेस्ट पावर 0x आ गया, और ये हमारे पास a cos 1x प्लस b sin 1x हमारे पास हो गया। अब यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये हमारे पास जो लेक्चर था गालबन दूसरा या तीसरा है, आप वहां जाके लेक्चर सीरीज के अंदर देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर वाई पी, चूंकि हमारा टारगेट सबसे बड़ा वाई पी का ही था, तो 1/d², यानी ऑक्सिलरी इक्वेशंस को का रेसिप्रोकल किया हमने, इसे उल्टा लिया, तो हमारे पास ये आ गया। और बाकी हमारे पास क्या कहते हैं, जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है, चाहे वो जितनी मर्जी टर्म्स हो, उनको हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस के साथ जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं 1/d²+1 के साथ। ये देखें ब्रैकेट के साथ हमने लिख दिया, यहाँ से ब्रैकेट खत्म होती है, इधर ब्रैकेट शुरू होती है। उसके बाद फिर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया या ऑपरेट कर दिया 1/d²+1 को। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सूरत हाल ये आई, पहले ये आ गया 1/d²+1 और 3e⁻⁻x। उसके बाद फिर इसको इससे किया तो 1/d²+1 x³। उसके बाद 1/d²+1 2e⁻x sin x हो गया। उसके बाद 1/d²+1 8 आ जाएगा, ये लिखा गया। उसके बाद 1/d²+1 2 cos x आ जाएगा। उसके बाद ही हमने यहाँ ये किया कि इनके नाम रख दिए, सबके अलग-अलग हमने कहा कि हल करें, क्योंकि हर एक में मेथड डिफरेंट होगा। इसका ये I1 इसका नाम हमने रख दिया जी, I1 इसका नाम रख दिया, I2 जो है वो हमने इसका नाम रख दिया, I2, और इसी तरह हमने बाकियों के नाम रख दिए, और लास्ट में हम लिख लेते हैं एक एक करके, बाद में जाहिर हो जाएंगे। I5 रख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके इसको हल करते हैं जी। और हमारे पास चूंकि इसमें एक ही मैसेज देना था कि अगर टर्म्स जो सी हैं वो इस तरीके से हो जाएं, जो कुछ अब तक हमने पढ़ा वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, एक एक्सपोनेंशियल, नंबर 2 जो है साइन ए एक्स कॉज ए एक्स, नोट कर लें आप, दोबारा बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल, नंबर 2 ई रेस कॉज ए एक्स, नंबर 3 साइन ए एक्स, जो कुछ हमने पढ़ा अब तक, नंबर 4 कॉज स्केयर ए एक्स, cos cube ax, cos 4ax, and so on. नंबर 5 हमारे पास sin square ax, sin cube ax, sin 4ax, and so on. नंबर 5 हमारे पास, नंबर 6 sin hyperbolic ax,
नंबर 7 कॉज हाइपरबोलिक ax एंड इट्स हायर पावर, यानी उसको आप 8 कह लें चलें, साइन हाइपरबोलिक ए स्केयर ax, कॉज हाइपरबोलिक स्केयर ax, इस तरह करके 8 और 9 बन जाते हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, क्योंकि नंबर आप भी नोट कर सकते हैं, आप लिखते जाएं, बाकी इनके कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन से क्या मुराद, नहीं एक और रह गया पॉलिनोमियल। तकरीबन 10 टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़ी, 10 टाइप्स। 10 के बाद फिर हमने एक और टाइप्स पढ़ी जो कि 11 शिफ्ट थ्योरम भी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर ये पढ़ा क्या कहते हैं इनके कम्बिनेशन के, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल के। पॉलिनोमियल आपके पास कॉज ए एक्स और साइन ए एक्स के साथ, पॉलिनोमियल आपके पास क्या कहते हैं सिंपल पॉलिनोमियल। उसके बाद इसी तक, यानी इनके सारे कम्बिनेशन भी पढ़े, जो दो दो करके भी पढ़े और तीन तीन करके भी हम जिनसे है वो यहाँ पे पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़े तो। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर, पहले हम I1 हल कर लेते हैं जी। तो I1 हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या है जी, I1 ये है जी। इसमें d की वैल्यू क्या हमारे पास है, d की वैल्यू -1। तो d की वैल्यू हमने -1 रखी। ये हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन के पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। उसके बाद ये हमारे पास d की वैल्यू जैसे ही हम -1 रखते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर माइनस आप यहाँ रखें तो आपके पास क्या कहते हैं -1 का स्केयर हो जाएगा जब यहाँ d की वैल्यू हम रखेंगे। d की वैल्यू तो -1 3/2 हमारे पास टोटल आंसर आएगा इसको हल कर लेने के बाद। यानी ये कांस्टेंट हमारे +1 और ये +2 हमारे पास हो गया। उसके बाद ये I1 हल हो गया जी। उसके बाद I2 में ये हमारे पास है, मैंने कांस्टेंट यहाँ पे जो है खुद ही 1 सेलेक्ट किया। अगर मैं 2 रख लेता तो 2 कॉमन होता, लेकिन अब कॉमन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको डायरेक्टली मैंने इसको मूव कर दिया ऊपर, -1 हमारे पास। और उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसको बाइनोमियल सीरीज को ओपन किया इस फार्मूले के तहत। यानी ये फार्मूला जो है वो हमने फार्मूला अप्लाई किया और उसके अंदर ये 1 + x -1, x की जगह जो है वो हमारा डी स्केयर है। ये डी स्केयर हमारे पास है। तो लिहाजा इसको मूव करें तो आपके पास देखें सूरत हाल क्या बनती है। तो ये बन जाएगा x, यानी डी का, ये x इसकी जगह आ जाएगा। फिर उसके बाद ये स्केयर इसका 4 हो जाएगा, ये इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास D6 आ जाएगा एंड सो ऑन, यानी इनकी पावर्स इस तरह बनेगी। लेकिन हमें गौर करें तो हमें डेरिवेटिव कितने चाहिए, ये हमारे पास x³ है। खुद ही ज़बानी चेक कर लेते हैं कि इसके डेरिवेटिव हमें कितने चाहिए, यानी नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो कितने डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो एक है इसका जो है ना 4th होगा। अगर ये डिग्री 3 है ना तो 4th डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। अगर डिग्री 7 हो तो इसका मतलब होता है 9th डेरिवेटिव जो 0 होगा। देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे लिया भी है डी स्केयर। सबसे पहले हमने डी लिया, ज़बानी ले लेते हैं, जो कि 3x² आ गया हमारे पास, 3x²। और फिर उसके ये हमने डायरेक्ट ही कर दिया, यहाँ पे इसको x³ लिया, ये फर्स्ट था 3x²। उसके बाद ये 6x आ गया सेकंड डेरिवेटिव, और थर्ड डेरिवेटिव 6 आएगा, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते थे, 6 हमारे पास होगा। तो इसके अंदर देखें तो चूंकि मुझे ना यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया हमने, यहाँ पर हम D4 D6 D0, क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ना आपके पास ये देखें, इधर डी स्केयर है, D³ की तो है ही नहीं जरूरत, D5 की जरूरत ही नहीं, D7 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर ही नहीं है। क्योंकि इस x ने इनके साथ काम करना था, इनके साथ, यानी x³ आया, ये x³ आ गया, फिर D स्केयर x³ हमारे पास लिखा जाना था, तो D स्केयर x³ 6x है। तो यहाँ पर 6x आ गया, माइनस ये 7 आ गया, D4 0 होगा, लिहाजा इसमें D3 D5 D7 की जरूरत ही हमारे पास नहीं है। अब हम आते हैं जी, बाकी ये सारी 0 हो गई तो I2 हल हो गया। x³ माइनस हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर I2 की वैल्यू हमारे पास x³ -6x आई। दो क्वेश्चन हल हो गए, I1 I2 हमारे पास हल हो गए, 3 और 4। अगर इसको बड़ा बनाना था तो यहाँ पे लिख देते हैं x³ प्लस यानी x4 लिख देते, या हम इसको x² + 7x -1 लिख देते, यानी कुछ भी बना के थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होना था वो ये था, अगर मैं इसके अंदर D² + 7D + 9 लिख देता, यहाँ तो लिखा है D² + 1,
तो डी स्केयर प्लस 1 और 1 भी हमने कॉमन नहीं लिया। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए उसके अंदर यहाँ पे तकरीबन 80-90% जो है कोई अदर देन 1 आया नंबर, रियल नंबर, या कॉमन डी आ गया। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अगर 1 आ जाए तो फिर हमें उसको कैसे काम करना है, क्योंकि स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि एक ही रूटीन से काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमेशा यहाँ पे दूसरे नंबर अदर देन 1 ही आएगा, ऐसा नहीं होता। अब ये I3 लिया जी, आप देख लेना I3 का नाम वहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ। अब इसमें सबसे पहले शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके पास है e रेज़ टू पावर x sin x, तो हमने यहाँ पे e की पावर x का कोफिशिएंट देखना है, x का क्या है जो कि 1 है। तो d प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस होगा शिफ्ट थ्योरम के मुताबिक। अगर यहाँ -1 होगा तो d -1 होगा, 2 e रेज़ टू पावर 3x होगा तो यहाँ d प्लस 3 होगा, अगर यहाँ पे e रेज़ टू पावर -3x होगा तो यहाँ पर आपके पास d -3 होगा। ये रिप्लेस कर देना है इसकी जगह, और वो हमने कर दिया, और ex को इधर शिफ्ट कर दिया, कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये अब हमारे पास d प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। उसके बाद d प्लस 1 के होल स्क्वायर को हमने ओपन किया, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 प्लस 1, और ये सिंप्लीफाई होकर ये आ गया डी स्केयर प्लस 2d प्लस 2, और ई एक्स जो है वो आपके पास यहाँ से इधर आया, बाहर आ गया था, शिफ्ट हो गया था, और ये यहाँ से इधर आ गया, और अब ये शुरू आखिर तक जब तक हम सवाल हल करते रहेंगे ये हमारे पास इसी तरह लिखा जाता रहेगा। उसके बाद साइन एक्स को हमने ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स इस फॉर्मूले के तहत लिखा, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें अगर पूछा जाए कि आपके पास रियल नंबर कौन सा है तो वो आप बताएंगे कॉस, रियल पार्ट कौन सा है तो आप बताएंगे कॉस थीटा, और अगर मैं पूछूं इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तो आप बताएंगे साइन थीटा। तो यही चीज हमने यहाँ लिख दी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स साइन एक्स, यहाँ थीटा की जगह हमने एक्स लिखा था। उसके बाद ये हमने इस यही बात ये लिखी है इमेजिनरी पार्ट, अगर यहाँ पे कॉज होता यानी साइन की जगह जन से है वहां कॉज होता तो फिर मैं यहाँ पे लिखता आई एम की बजाय आर ई रियल पार्ट। फिलहाल यहाँ पर आई एम है यानी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जी हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि इसमें डी की वैल्यू क्या है, यानी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन विद एक्सपोनेंशियल के साथ हमने जो है शुरू के यानी कि तकरीबन जो है 5वां या 6ठा लेक्चर होगा जिसके अंदर आप दोबारा देख लें उसके करीब होगा, वहां पे हमने पढ़ा था। तो डी की वैल्यू यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट होता है, डी की वैल्यू आयोटा है, तो अब यहाँ डी की वैल्यू आयोटा इस जगह प्लेस की, इस जगह प्लेस की, तो हमारे पास जब प्लेस करते हैं तो डी आयोटा का स्क्वायर इस जगह रखेंगे डी की वैल्यू, तो आपके पास आयोटा आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ये चीजें वैसी ही आ जाएंगी, 2 ई रेज़ टू पावर एक्स ये एज इट, आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और ये +2 है, आयोटा का स्क्वायर -1, ये आयोटा का स्क्वायर -1 है, तो -1 + 2 1/1 + 2 आयोटा हमारे पास ये है जी इसके अंदर सूरत-ए-हाल। लेकिन अब इसके अंदर ये यहाँ तक डी की वैल्यू आई, अब जो सिंप्लीफाई हुआ वो ये आ गया। इसको अब हमने ना चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है तो इसको हमने रैशनलाइज कर देना है। यहाँ मैंने अलहदा से इसको हल करना शुरू किया, यहाँ पर हमने 1 + 2 आयोटा को 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से डिनोमिनेटर के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, इसमें अब आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर क्या आ गया जी, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, 1 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये +4 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये 4 बन जाएगा। एक स्टेप जरा स्किप कर रहे हैं, आप नोट खुद भी कर लेना। 1 + 4 1 + 4 5 होता है, तो 1 - 2 आयोटा 1/5 1 - 2 आयोटा के बराबर होगा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमारे पास आ गया। ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट की थी। उसके बाद ये आया जी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई आपके 1/5 1 - 2 आयोटा, और ये वैल्यू हमने इस जगह रख देनी, यहाँ पे रख देनी इसकी जगह। तो हम ये रखने जा रहे हैं अगले स्टेप के अंदर। तो हमारे पास देखें क्या सूरत हाल हमारे पास होती है जब हम ये वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखें जी आपके पास जो सूरत हाल बनेगी वो हमारे पास बनेगी, जब वैल्यू रखी हमने ये वैल्यू हमारे पास यहाँ, तो हमारे पास कंडीशन ये बन गई जी, और ई आटा एक्स को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर
ई आयोटा एक्स को कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स के अंदर जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया, यानी इसको जो है हमने यहाँ पर ई आयोटा एक्स को कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स लिख दिया। अब आगे हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह मल्टीप्लीकेशन रहेगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम इमेजिनरी पार्ट का फैसला आसानी से कर सकें। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट ओपन की तो कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स रह गया। उसके बाद फिर हमने इस 2 आयोटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आया, माइनस बाहर ले लिया, 2 आयोटा कॉज एक्स और 2 आयोटा का स्क्वायर साइन एक्स। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट में हमने इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट अलग करने और रियल पार्ट अलग करने। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट देख लेते हैं जी। हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर। तो रियल पार्ट हमारे पास एक तो ये बनेगा cos 2x और दूसरा ये बनेगा रियल पार्ट, यही हमने लिख दिया यहाँ पर आपके पास, यानी cos x ये हमारे पास लिखा गया। और उसके बाद ये प्लस आ रहा है, प्लस क्यों आया हमारे पास, प्लस इसकी वजह से आया, ये माइनस है और ये हमारे पास ये -2 आयोटा स्क्वायर आना था। यानी यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इधर हमारे पास -2 आयोटा स्क्वायर आना था। तो माइनस और ये माइनस, दो माइनस से मिलकर आपके पास एक ये माइनस हमारे पास और एक माइनस ये दो माइनस से मिलकर यहाँ पे प्लस जो है वो जनरेट करती हैं। हम आगे चलते हैं जी इसके अंदर। और आयटा किस किस में आएगा, आयटा आएगा जी हमारे पास है, ये हमारे पास आएगा इसके अंदर एक आयटा ये है और एक आयटा ये है। तो आयटा बाहर ले लिया हमने, साइन एक्स और -2 आपके पास कॉज एक्स आ गया, आयटा ये रह गया जी हमारे पास। लिहाजा ये हमारे पास अब इसमें से देखना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट आपका कौन सा है। जिसमें आटा नहीं होता वो हमें पता है, वो हमारे पास होता है, वो रियल पार्ट होता है। और जिसमें आटा होता है उसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ये कौन सा मुश्किल बात है, तो यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे क्या भी ये जा रहा है कि इमेजिनरी पार्ट लिखे, तो इमेजिनरी पार्ट हम ये चीजें तो वैसे ही आ जाएंगी आपके पास 2/5, ये ऐसे ही आ गया आपके पास। तो हमने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो इधर लिख दिया, ये लिखा जी हमने साइन एक्स -2x आयटा को इग्नोर करके, ये हमारे पास लिखा गया। तो लिहाजा ये सवाल हमारा यहाँ पे I3 जो था वो हल हो गया। अब हम I4 हल करते थे। I4 बड़ा आसान से साबित इसलिए हो रहा है कि 1/d का स्क्वायर इंटू 8 और यहाँ पे 1/d स्क्वायर प्लस 1 8 e⁻0x यूं भी लिख सकते हैं ताकि वो d की वैल्यू जनरेट हो जाए। हमारा लेक्चर जो ये लेक्चर है आज का, ये पिछले कई लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा पिछले लेक्चर्स आपको पढ़ने जरूरी हैं। इसमें एक से ज्यादा मेथड हमारे पास आ रहे हैं और यही मकसद था इस लेक्चर का कि हमारे पास सारे मेथड इकट्ठे भी आ सकते हैं और कैसे हल करेंगे। यहाँ पे e⁻0x और d की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0 यहाँ पुट की, ये d था हमारे पास और ये हमने 0 इस जगह पुट किया। जब 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर +1 और e⁻0x को दोबारा मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे 8 इसका आंसर आ गया। लिहाजा I4 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ये 6 क्वेश्चन हमारे पास, यानी 6 क्वेश्चन बन गई और I4 हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब मजीद आते हैं जी हम उसके नेक्स्ट के ऊपर कि इनकी वैल्यूज को I5 करते हैं जी। I5 वहाँ देख सकते हैं आप सारी चीजें, ये आप वहां पर देख सकते हैं कि वहां पे क्या कुछ लिखा हुआ था जो हमने पहले जहां से हम चल रहे थे I1 I2 I3 लिखते हुए। तो अब ये हमारे पास है जी I5। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस की हुई है। फिलहाल डी स्क्वायर यानी कि ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है हमारे पास इसके अंदर 1, तो 1 का स्क्वायर -1 और उसके बाद डी स्क्वायर -1 हमारे पास होके ये 0 हो गया। ये देखिए ना, अगर यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आपके साथ, तो यानी ये वैल्यू अगर हम पुट करें इसके अंदर, इसमें डी स्क्वायर +1 में, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। तो हम यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि जी आप अगर 0 होंगे तो उस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे जी इस पॉलिनोमियल का, जो ये पॉलिनोमियल है। तो ये 1 ये आ गया जी पॉलिनोमियल हमारे पास। ये मेथड हमने पहले भी पढ़ा था, तो 2d हमारे पास हो गया।
इसमें ये 2 से कैंसिल हुआ तो 1/d आ गया। अब 1/d का मतलब हमारे पास क्या है, 1/d का मतलब हमारे पास है एक इंटीग्रेशन, वन टाइम इंटीग्रेशन। अगर 1/d² होता तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये बातें पॉइंट डिस्कस किए। तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या है जी हमारे पास cos x की, वो है sin x। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं सारी वैल्यूज आई, हमने तमाम वैल्यूज को जो है इसमें पुट कर दिया, I1 I2 I3 I4 I5, यानी वाई पर्टिकुलर सोल्यूशन 5 थे जिसको हमने डिस्कस किया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये एक्चुअल मेरे ये ख्वाहिश थी कि जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उन तमाम लेक्चर्स को इसके अंदर जम किया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो लिहाजा आप जिनसे है काफ़ी पॉइंट हमारे पिछले लेक्चर्स के रह गए, वो भी आपने रिवाइज करने, और ये लेक्चर उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं पढ़ते। उसके बाद जी अब ये हमारे पास वाई जो है ये सारा हमने लिख दिया, I1 I2 I3 I4 I5 की वैल्यूज। उसके बाद जनरल सोल्यूशन हम लिखते हैं जी, पहले हम वाई सी की वैल्यू लिखेंगे, वाई सी, फिर उसके बाद वाई पी लिख देंगे, तो हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं इसमें इसकी वैल्यूज को हम लिखते हैं जी। तो ये वैल्यूज हमने लिखी, आप इनको देख सकते हैं कि वाई सी हमारा जो था वो हमारा ये था, ये वाई सी हमारा है, यानी वाई सी हमारा ये था। आप रिवर्स करके रिवाइंड करके आप वीडियो को देख सकते हैं कि वाई सी हमारा यही था। और जबकि वाई पी हमारे पास जो है वो यहाँ से लेके आपके पास क्या कहते हैं इसके अंदर जो आया है वो ये था हमारे पास, ये और ये शामिल है उसके अंदर, यानी ये शामिल है सारा ये हिस्सा जो सा वाई पी का था। यहाँ पे हमारा जनरल सोल्यूशन जो है मुकम्मल हुआ। लेकिन अगर साथ इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाना हो तो एक एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी और एक्स की वैल्यू 0 दे दें, वाई की वैल्यू 2 कर लें, और एक वाई डैश को भी 0 रखना पड़ेगा। वाई डैश जो है जो वाई डैश के ऊपर वैल्यू 1 रख लें, और एक्स की वैल्यू जो है अपनी आसानी के लिए 0 रख लें। ये मैंने, और दो नहीं, दो से ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं, यानी वाई डबल डैश की वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमें यहाँ देखने के नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो आपके पास एक ए है, और दूसरा जो अननोन नंबर ऑफ कांस्टेंट्स है दूसरा इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सॉल्यूशन जो है इधर तक, इन तमाम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं। अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 हो तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में अगर इसको ले जाना हो, जिस तरह कि हमने एक लेक्चर भी दिया हुआ है, तो हम जितने नंबर ऑफ अननोन हो, ना मालूम मालूम ना हो वो कांस्टेंट, उन और किसी जगह देखें कांस्टेंट नहीं है ना, यहाँ कॉन्स्ट मतलब अननोन नहीं है, ये 3/2 नोन है। इसी तरह इसमें भी कोई नहीं अननोन, इसमें भी अननोन नहीं, इसमें भी किसी जगह भी अननोन नहीं है, यानी CHE नहीं लिखे हुए। तो अननोन सिर्फ 2 हैं। तो इनिशियल कंडीशन में आप यूं लिखेंगे वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, अगर आपने बनाना है। और दूसरी रखेंगे दो आप कंडीशन देंगे, दूसरी होगी वैल्यू ऑफ वाई डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर ये ए और बी की वैल्यू भी आ जाएंगी, और ये एक स्पेशल केस आएगा। जब हम ए और बी जनरल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ए और बी की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ऐसी वैल्यूज रखें जिससे आपके पास इसकी फैमिली जो सी है वो हमारे पास आसानी से जनरेट हो सके। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फैमिली के ऊपर भी बात करेंगे। अभी तक मेरे ख्याल हमने आपके साथ शायद फैमिली पे बात नहीं की। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो है आप बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स को पढ़ें, क्योंकि आज का लेक्चर जो था वो काफ़ी हैवी है लेक्चर है, तमाम जो से काफ़ी लेक्चर्स के ऊपर इसका इन्हिसार है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।